Hello students, today in this video we are going to read your lesson 3 Journey to the End of the Earth written by तिशानी दोषी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके विस्टास सप्लीमेंट्री रीडर जो इंग्लिश की बुक है उसके लेसन 3 फुल एक्सप्लेनेशन आपको विथ वोकेबलरी। आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पर गारंटी है मेरी नहीं मिलेगा, पूरा आप समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, एक भी मिनट बिना स्किप किए तो गारंटी है कि आपको अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में एक नई नॉलेज तो मिलेगी ही। इस लेसन के बारे में भी सारी जानकारी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये पार्ट जो है दुनिया की सबसे संरक्षित जगह इसलिए बोलेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई भी कुछ जीव जंतुओं के अलावा जो बर्फ़ में रहते हैं वहाँ पर कोई मानव नहीं रहता है। अंटार्कटिका के इर्द गिर्द घूमता है ये पूरा पार्ट। तिशानी दोषी इसकी राइटर हैं जो कि एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति हैं जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं किशोरों के एक ग्रुप के साथ अंटार्कटिका अभियान पर गई थी। और इस प्रकार ये जो लेसन है वो एक ऐसी अंतर्दृष्टि हमें देता है कि कैसे अंटार्कटिका वो स्थान है जहां आपको अतीत, पास्ट, वर्तमान और भविष्य की वास्तविक रूप में एक झलक देखने के लिए आपको जरूर जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले इस बात को देख लें। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। यदि आप चाहते हैं ये अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में, उसके अतीत के बारे में, वर्तमान और उसके भविष्य के बारे में, तो अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। बॉन वॉयज ये लिखा गया है, इसका मतलब होता है शुभ यात्रा। चलिए आपको भी लगेगा कि आप इस अंटार्कटिका की यात्रा पर जा रहे हैं। लेसन को स्टार्ट करते हैं। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक सोकालेस्की heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world। जब वो तिशानी दोषी इस लेसन को स्टार्ट करती हैं तो वो खुद ही इसके बारे में बताती हैं, पूरी यात्रा के बारे में। वो बोलती हैं कि इस वर्ष के आरंभ में मैं एक रूसी अनुसंधान वैसल यानी जो जहाज होता है, पोत जिसको बोलते हैं, रिसर्च करने वाला, जिसका नाम था अकादमिक सोकलस्की, उस पर सवार होकर दुनिया के सर्वाधिक ठंडे, शुष्क, हवा वाला महादेश अंटार्कटिका की ओर जा रही थी। अंटार्कटिका, वो कहती हैं, माई जर्नी बिगिन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स। यहाँ कुछ वोकेबलरी आप समझ लें। कॉन्टिनेंट यानी तो महाद्वीप होता है, और इक्वेटर यानी जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं। ग्रेट सर्कल ऑफ अर्थ डिवाइडिंग इट इनटू नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर, जो पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में बांटती है भूमध्य रेखा, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इकोस्फीयर माने होता है जैव मंडल, पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। तो वो कहती हैं मेरी यात्रा भूमध्य रेखा से 13.9 अंश डिग्री उत्तर मद्रास के समीप से आरंभ हुई थी। और उसमें जब वो यात्रा पर गई तो वो बताती हैं 9 समय क्षेत्र यानी कि 9 टाइम जोन। आपको पता है कि जब भारत में दिन होता है तो दूसरे देशों में रात होती है, इसी तरीके के 9 अलग अलग देशों से निकलती हुई जहाँ पर कि अलग अलग टाइमिंग होती थी। तो 9 समय क्षेत्र थे, 6 चेक पॉइंट थे। चेक पॉइंट यानी समुद्र से जब जाते हैं तो जहाज़ों को परमिशन मिलती है कि कहाँ से कहाँ आपको जाना है। तो 3 जलपिंड थे और कम से कम इतने ही जैव मंडल पार करके, इकोस्फीयर पार करके हम करने वाले थे इस यात्रा में। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, an aeroplane and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. जिस समय मैंने अंटार्कटिका पर पांव रखा उससे पहले मैं, बताती हैं, कार, एरोप्लेन या शिप जो जलयान होते हैं, वायुयान, सब मिलाकर के 100 घंटों से यात्रा कर रही थी। इसलिए अंटार्कटिका के विस्तृत सफ़ेद भूदृश्य
क्योंकि वहाँ बर्फ ही बर्फ है, सफ़ेदी सफ़ेदी है। तो अंटार्कटिका के विस्तृत सफ़ेद भूदृश्य और इंटरप्टेड नहीं, अनइंटरप्टेड यानी कि अविरल नीले क्षितिज को देखकर मुझे पहले तो चैन का अनुभव हुआ, चैन फील हुआ, मुझे सुकून मिला, और इसके पश्चात एक गहरा विस्मय, प्रोफाउंड वंडर जो मुझे फील हुआ। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, और विस्मय आश्चर्य किस चीज़ का, इसकी जो अंटार्कटिका की इमेंसिटी थी, इसकी विशालता का, इट्स आइसोलेशन, इसकी पृथकता का, अलगाव का, जो ये दुनिया से बिल्कुल अलग है। बट मेनली इट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। इस बात से आश्चर्य था कि ऐसा समय कभी कैसे हुआ होगा जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूपिंड के भाग थे। क्योंकि अंटार्कटिका को देखने के बाद में एक अलग ही फीलिंग आती है, लगता ही नहीं है कि ये पृथ्वी का भी कोई ऐसा भाग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वोकेबलरी में, तो अनइंटरप्टेड मैंने अविरल, जैसा मैंने बताया, हॉरिजन जो होता है जिसको क्षितिज बोलते हैं, जहाँ पर के अपरेंट लाइन डिवाइडिंग द अर्थ एंड स्काई, जहाँ पृथ्वी और आकाश एक दूसरे को मिलते हुए देखते हैं या एक दूसरे से अलग होते हैं, वो क्षितिज जिसको कहते हैं। इमेंसिटी यानी इसकी अनंतता, आइसोलेशन यानी अलगाव, लैंड मास यानी भूपिंड। आगे देखते हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इसके इतिहास का हिस्सा क्या कहता है। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent, Gondwana, did indeed exist, centered roughly around the present-day Antarctica. वो कहते हैं 65 करोड़ वर्ष पहले आधुनिक अंटार्कटिका के चारों ओर, जो आज का अंटार्कटिका है उसके चारों ओर एक विशाल एकीकृत महाद्वीप जिसको गोंडवाना कहते हैं वो विद्यमान था। एमेलगमेटेड यानी कि एकीकृत। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थीं। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, मानव जो है विश्व में नहीं आया था। ये उस समय की बात है, गोंडवाना के टाइम पर मानव विश्व में नहीं आया था, और जलवायु अधिक गर्म थी, ज़्यादा गर्म थी। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत से जंतु और वनस्पति रहते थे। होस्टिंग माने आश्रय देना, आश्रय देते थे, और वैरायटी यानी प्रकार होते हैं। फ्लोरा एंड फोना यानी वेजिटेशन एंड एनिमल्स, वनस्पति और जीव जंतु को बोलते हैं। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, 500 वर्षों तक, या जैसे कहेंगे 50 करोड़ वर्ष तक गोंडवाना फलता फूलता रहा। थ्राइव्ड माने फलना फूलना। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. गोंडवाना फलता फूलता रहा, परंतु उस समय तक डायनासोर बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, मिट गए थे, और मैमल्स यानी स्तनधारियों का युग प्रारंभ होने लगा। तो वो भूपिंड जो है बड़ा सा गोंडवाना, वो देशों में विभाजित होने लगा, छोटे छोटे कंट्रीज में, और विश्व का रूप लगभग ऐसा हो गया जैसा कि आज हम देखते हैं, अलग अलग देशों में बटा हुआ। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। अंटार्कटिका में जब अब जाना, विजिट करना, उस इतिहास का भाग बनना है। टू गेट अ ग्रेस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, तथा ये समझना है कि हम कहाँ से आए हैं और हम संभवतः किधर जा रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड the significance of Cordilleran folds and Precambrian granite shields, ozone and carbon, evolution and extinction. यह समानांतर पर्वतीय श्रृंखलाओं, कॉर्डिलेरन यहाँ पर जो है इसका मतलब होता है समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं जो होती हैं, सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, उसको बोलते हैं। प्री कैम्ब्रियन यानी कि प्रारंभिक जो भौमिक युग में बना हुआ, यानी फॉर्म्ड इन द अर्लीस्ट जियोलॉजिकल एरा। सील्ड्स यानी कवच जिसको बोलते हैं, प्रोटेक्टिव प्लेट्स जो है
वो सील्ड्स हैं यहाँ पर। एवोल्यूशन माने उद्भव, एक्सटेंशन माने होता है विलोपन, टोटल डिस्ट्रक्शन। तो इसका अर्थ समझें आप। अभी जैसा कि बताया, तो ये समानांतर पर्वतीय श्रृंखलाओं के मोड़ों और प्रारंभिक भौमिक युग में बनी ग्रेनाइट कवच के महत्व को समझना है, अंटार्कटिका में जाना। साथ ही ओजोन व कार्बन का जो उद्भव हुआ, उसका एक्सटेंशन हुआ, विलोपन हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, इस सब चीज को समझना है। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind boggling। जब आप ये सोचते हैं कि ऐसा 10 लाख वर्षों में हो सकता है, तो सिर चकरा जाता है। माइंड बोगलिंग माने सिर चकरा देने वाली बात, इसको कहते हैं सिर चकरा जाता है। इमेजिन, जरा आप कल्पना करें, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज। जरा कल्पना करें कि भारत उत्तर की ओर एशिया को कसकर धकेल रहा है और इसके भूपट को झुकाकर हिमालय बना रहा है। जैमिंग माने होता है कसकर दबाव डालना, अब बकल यानी झुकाना, और क्रस्ट माने आप जानते हैं भूपटल जिसको बोलते हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ, जो भूपरपटी जिसको बोलते हैं वो है। ड्रिफ्टिंग ऑफ माने बहकर चले जाना। आगे देखते हैं, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ यानी बहकर चले जाना। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, ओपनिंग अप द ड्रैक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। दक्षिण अमेरिका बह करके, सरक करके उत्तर अमेरिका से जा मिलता है और ड्रेक पैसेज को खोलकर ठंडी ध्रुव चक्रीय धारा बनती है। सर्कमपोलर यानी होता है ध्रुव चक्री धारा बनती है, जिससे अंटार्कटिका ठंडा और बंजर बन जाता है। फ्रिजिड माने कोल्ड, ठंडा, और डिसोल्यूट माने होता है बैरन, बिल्कुल सुनसान या उजाड़ बन जाता है और दुनिया के निचले भाग में रहता है। आगे देखें, फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect। चिलिंग माने होता है झुरझुरी देने वाला, बिल्कुल इतना ठंडा के आदमी के शिवर हो जाए, वो शिवरिंग हो जाए बिल्कुल। तो वो कहती हैं मेरे जैसे सूर्य के पुजारी दक्षिण भारती के लिए, दक्षिण भारत में लोग सूर्य की पूजा करते हैं इसलिए सन वर्शिपिंग बोला है साउथ इंडियन। तो मेरे जैसे सूर्य के पुजारी दक्षिण भारती के लिए एक ऐसे स्थान में जहां पृथ्वी की कुल बर्फ का 90% भाग का भंडार है, स्टोर्ड है 90% आइस, 2 सप्ताह व्यतीत करने की संभावना से झुरझुरी हो जाती है। यानी ऐसी ठंडी जगह पर जहां 90% बर्फ है, वहां 2 हफ्ते गुजारना बहुत ही झुरझुरी कर देने वाला है, चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। और ये झुरझुरी न केवल रक्त संचरण तंत्र जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस यानी उपापचय प्रकार में, बल्कि कल्पना में भी आ जाती है ये झुरझुरी। इस बॉडी के फंक्शन में तो आती है झुरझुरी, बल्कि इसको सोच करके, इसको देख करके कल्पना में भी झुरझुरी आ जाती है। वो ये आगे कह रहे हैं, इट्स लाइक वॉकिंग इनटू ए जायंट पिंग पोंग बॉल डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स। यह एक विशाल पिंग पोंग गेंद पर चलने के समान है, जो किसी भी आदमी यानी मानवीय चिन्ह वस्तुओं से रहित है। कोई आदमी नहीं है वहां पर, न पेड़ है न कोई सूचना पट्ट है, कोई बिलबोर्ड्स नहीं है, होर्डिंग नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर। आप यहाँ अपना जो पर्सपेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य जो बनाते हैं आप अपना दृष्टिकोण, वो और जो समय का भाव है, टाइम जोन, वो जो धरती पर होता है जब हम अपने शहरों में रहते हैं, जो धरती पर होता है समय का भाव, रात दिन का या पर्सपेक्टिव, उस सब को गंवा देते हैं जब आप वहाँ होते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। दृश्य पैमाना सूक्ष्मतम से विशाल तक होता है। मिजेज एंड माइट्स यानी कि जो
जीव जंतु होते हैं उनको बोला जाता है मिजेज, यानी मच्छर जिसको बोलते हैं, नेट्स, माइट्स यानी कि मकड़ी जिसको बोलेंगे, वेरी स्मॉल इंसेक्ट लाइक स्पाइडर, तो मच्छर मकड़ी से लेकर के ब्लू व्हेल, मिजेज एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। मकड़ी मच्छर से लेकर के ब्लू व्हेल और बर्फ के जो आइसबर्ग हैं बड़े बड़े तक, जो देशों के तुल्य बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं ये। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। सबसे बड़ा जो बर्फ का आइसबर्ग है गोला वहाँ पर जो देखा गया वो सबसे बड़ा बेल्जियम देश के आकार का दर्ज है, यानी छोटे मोटे देशों के बराबर तो बर्फ के पिंड हैं वहाँ पर, आइसबर्ग हैं। और वहाँ का दिन कैसा होता है? डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट एंड ए यूबिक्विटस साइलेंस interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheet consecrates the place। यहाँ पर कुछ वोकेबलरी आप समझ लें। ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी होता है, यूबिक्विटस यानी कि बीइंग प्रेजेंट साउथर एवरीवेयर यानी सर्वव्यापक, जो सब जगह सर्वव्यापक हो उसको यूबिक्विटस बोलते हैं। एवलेंचेज यानी होता है फॉल ऑफ लार्ज मासेज ऑफ आइस एंड स्नो, हिमस्खलन जिसको बोलते हैं, बर्फ के ढेरों का पिघलना। काल्विंग यानी होता है बयाना, ब्रेकिंग द ग्लेशियर उनका बहना। कॉन्सिक्रेट्स यानी पवित्र बनाते हैं, मेक सैक्रेड। तो आगे इसको समझें। दिन जो होता है वहाँ का वो दक्षिणी गर्मी यानी ऑस्ट्रल दक्षिणी गर्मी के प्रकाश में असंगत दृश्य पैदा करता हुआ 24 घंटे चलता रहता है और चारों ओर की शांति 24 आवर इन सरियल, जो कभी कभी हिमस्खलन एवलेंचेज या बर्फ की परतों के गिरने से भंग होती है। वहाँ की जो शांति भंग होती है कभी कभी वो हिमस्खलन से होती है या बर्फ की परतें गिरने लगती हैं उससे होती है। इस स्थान को वो पवित्र बनाती है, कॉन्सिक्रेट्स यानी पवित्र बनाना इस जगह को, क्योंकि यहाँ हर जगह शांति ही शांति है। इट्स एन इमर्जन that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history and for humans the prognosis isn't good। ये एक ऐसी तल्लीनता है जो आपको भूवैज्ञानिक इतिहास के संदर्भ में रहने के लिए विवश कर देती है और मनुष्य के लिए पूर्वानुमान लगाना अच्छा नहीं है। चलिए अब इसके ह्यूमन इम्पैक्ट को देखते हैं। Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock। मानव सभ्यताएं 12,000 वर्ष से विकसित हुई हैं, जो कि भूवैज्ञानिक घड़ी में कुछ सेकंड के समान है। पाल्ट्री यानी बिल्कुल नगण्य, इनसिग्निफिकेंट है। In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, itching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities। इस संक्षिप्त समय में हमने काफ़ी उथल पुथल मचा दी है। रकस माने उथल पुथल, डिस्टर्बेंसेस मचा दिए हैं। इचिंग माने होता है निर्धारण करना, इंग्रेविंग्स। और इतने कम समय में हमने अपने गांवों, नगरों, उपनगरों, महानगरों से प्रकृति पर अपनी प्रबलता निर्धारित कर दी है, अपना डोमिनेंस, अपनी प्रोमिनेंसी, प्रबलता को निर्धारित कर दिया है। The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। अब यहाँ आप देखें, मानव की बढ़ती जनसंख्या के कारण, द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इससे क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ने के कारण हमें सीमित संसाधनों के लिए अन्य प्रजातियों से युद्ध करना पड़ रहा है। अनमिटिगेटेड माने होता है कम न होने वाली, और कभी न कम होने वाली, जिसको प्राकृतिक बोलेंगे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स जो है, नेचुरली ऑकरिंग फ्यूल्स होता है, जीवाश्म ईंधन जिसको बोलते हैं। कभी कम न होने वाले जीवाश्म ईंधन जलाने के कारण संसार के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की चादर बन गई है, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर,
जो कि जिससे कि धीरे धीरे परंतु श्योरली निश्चित रूप से विश्व का औसत तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली contested environmental debates of our time। जलवायु में परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु में परिवर्तन हमारे समय की सबसे ज्वलंत पर्यावरणीय डिबेट का विषय है, बहस का विषय है। पर्यावरण पर बहस होती रहती है। और कौन से टॉपिक होते हैं उन बहस में? विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? क्या पश्चिमी अंटार्कटिक की बर्फ की परत जो है पूरी तरीके से पिघल जाएगी? Will the Gulf Stream ओशियन करंट बी डिसरप्टेड? क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी या फिर क्या गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा विचलित हो जाएगी? डिसरप्टेड माने विघटित होना, ब्रेकअप होना। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या हम समझते हैं कि उस प्रकार संसार का अंत हो जाएगा? मे बी नॉट। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। आइदर वे, दोनों में से कुछ भी हो, अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। अंटार्कटिका हमारी जो डिबेट है उस बहस का एक निर्णायक तत्व है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect। न केवल इसलिए कि संसार में एकमात्र यही स्थान है जिसने मानव जनसंख्या का कभी पोषण नहीं किया, और इसलिए वो इस संदर्भ में एक अन्य स्थानों की तुलना में पहले जैसा स्वच्छ है। प्रिस्टाइन माने होता है स्वच्छ, प्राचीन, एंशिएंट, प्योर। बट मोर importantly because it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in its layers of ice। बल्कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बर्फ के अभ्यंतर में, बर्फ की परतों में 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन के रिकॉर्ड कैद हैं। If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go। यदि हम धरती का भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करना चाहते हैं, उसकी जांच पड़ताल करना चाहते हैं, तो अंटार्कटिका ही वो स्थान है जहां हम जा सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑन आइस, the program I was working with on the Sokolsky aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet। अब यहाँ जिस स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये बर्फ पर छात्र, ये जिस कार्यक्रम के लिए वो कहती हैं, मैं सोकास्की पर कार्य कर रही थी, उस जहाज़ पर जिस पर वो गई थी, वो कहती हैं उनका जो एम है, ध्येय बिल्कुल यही था कि हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया के छोर पर ले जाकर, दुनिया का जो लास्ट छोर है वो अंटार्कटिका है, तो दुनिया के छोर पर ले जाकर के हाई स्कूल के छात्रों को उन्हें एक प्रेरणाजनक शैक्षणिक अवसर प्रदान किया जाए, जिससे उनमें अपने ग्रह के प्रति, अपने प्लेनेट के प्रति एक नई चेतना व आदर पैदा हो, विच विल हेल्प देम foster a new understanding and respect for our planet। It's been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired, rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। अब वो कहती हैं कि ये जो प्रोग्राम है बर्फ पर छात्र, स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये किसने चालू किया और ये कौन चला रहा है, तो इसके बारे में बताती हैं। इसे चालू हुए अब 6 वर्ष हो चुके हैं इस प्रोग्राम को, और इसके जो हेड हैं, प्रमुख, वो कनाडा के जॉफ ग्रीन हैं। कौन है? जॉफ ग्रीन, याद रखें। जो प्रसिद्ध और सेवानिवृत्त जो अमीर लोग होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उनको ले जाते अब थक गए हैं, तंग वो हो गए थे उनको ले जाते, और वे लोग केवल जो थे अमीर और जिज्ञासु लोग बूढ़े हो गए थे, वे सीमित रूप से ही, यानी कि पृथ्वी के लिए सीमित रूप से ही कुछ कर सकते थे। इसलिए इस प्रोग्राम को अब छात्रों के लिए दे दिया गया था। विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर
generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. बर्फ पर छात्र ये जो कार्यक्रम है प्रोग्राम, उससे वो नीति निर्माताओं की भावी पीढ़ी को जीवन परिवर्तन करने वाला अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि बच्चे ही आगे नीति निर्माता बनेंगे, भावी पीढ़ी है, तो उनके लिए एक नया अनुभव इस प्रोग्राम से मिलता है. When they are ready to observe, learn and most importantly act. जब भी ऐसी आयु में जब वे ग्रहण करते हैं किसी चीज़ को, बच्चे आत्मसात करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, तो सीखने और इससे भी महत्वपूर्ण कि कुछ करने के लिए वो तैयार होते हैं बच्चे. तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, उसके बारे में उन्होंने बताया. आगे देखें. द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट. इस कार्यक्रम की सफलता का कारण यह है कि दक्षिणी ध्रुव के समीप कहीं भी जाना और उससे प्रभावित हुए बिना रहना असंभव है. वहाँ कोई जाए और फिर उससे प्रभावित नहीं हो, तबीयत खराब नहीं हो, ऐसा बिल्कुल असंभव है. परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ था और यही इस प्रोग्राम की सफलता का कारण था. इट्स ईजी टू बी ब्लेस्ड अबाउट पोलर आइस कैप्स melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. यहाँ पर कुछ वोकेबलरी आप देख लें. लॉन्गिट्यूड माने होती हैं देशांतर रेखाएं, लेटीट्यूड माने अक्षांश रेखाएं होती हैं, और रिट्रीटिंग माने होता है पीछे हटना. आइस शेल्व्स मतलब हिम शिखर जो होते हैं, बर्फ़ के कगार जिस कहते हैं, हिम शिखर जिसको बोलते हैं. कोलैप्सिंग मानी ढह जाना, बिल्कुल क्रम्बलिंग. तो वो कहते हैं अपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर बिल्कुल कंफर्ट से, आराम से बैठ कर के ध्रुवीय हिम शिखरों के पिघलने के बारे में उदासीन होना आसान है. हम कहीं दिल्ली या बॉम्बे में बैठ कर के उनकी तुलना नहीं कर सकते, बैठ कर के कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, तो हम उदासीन रहते हैं. हम जब तक सामने रियल में नहीं होते उसके आगे, तो उस हिमस्खलन या ऐसी जो हिम शिखर होते हैं ध्रुवी वहाँ के बर्फ़ के, उनके बारे में सोच भी नहीं सकते. तो अपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर आराम से बैठकर ध्रुवीय हिम शिखरों के पिघलने के बारे में उदासीन होना आसान है. परंतु जब आप प्रत्यक्ष रूप से हिम नदों को, जो हिम के बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको कोलैप्स होते हुए, उनको घटते हुए, हिम कगारों को ढहते हुए, रिट्रीट करते हुए जब आप देखते हैं, कोलैप्स होते हुए जब आप देखते हैं, तो आपको लगने लगता है कि विश्व के बढ़ते तापमान का खतरा वास्तविक है. थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल. अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. रिपरकशंस माने होता है प्रतिक्रिया, रिएक्शंस जिसको बोलते हैं. इकोसिस्टम माने जो इकोलॉजी होती है, पारिस्थितिकी तंत्र जिसको हम बोलते हैं. बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, यानी जिसमें हैविंग मैनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जीवन के भिन्न भिन्न भाग होते हैं, वो है. तो इसका अर्थ समझें. चूँकि अंटार्कटिका की पारिस्थितिकी सरल है, उसकी जो इकोलॉजी इकोसिस्टम है वो बहुत सरल है, और वहाँ जैव विविधता नहीं है, बायोडाइवर्सिटी नहीं है, इसलिए वो इस अध्ययन के लिए एक आदर्श स्थान है कि वातावरण में थोड़े से परिवर्तन की कितनी बड़ी प्रतिक्रिया होती है. जरा सा वातावरण परिवर्तन हो जाए तो कितना प्रभाव जो है बर्फ का पिघलने से वहाँ पर दिख जाता है. टेक द माइक्रोस्कोपिक phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. अति सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन अर्थात वो महासागरी घास जो दक्षिणी महासागरों की समस्त भोजन श्रृंखला को पोषण एवं कायम रखते हैं, पर विचार कीजिए. These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesis organic compounds in that wondrous and most important of processes called photosynthesis. ये एक कोशिकी पौधे जिसको बोलते हैं सिंगल सेल्ड, एक कोशिकी वाले, हैविंग ओनली वन सेल. एसिमिलेट का मतलब होता है पचा लेना, डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना. सिंथेसिस माने संश्लेषण करना, और डिप्लीशन माने होता है छींड़ता या ह्रास होना, वीकनिंग होना.
तो एक कोष की पौधे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग कार्बन को पचाकर ऑर्गेनिक यौगिक बनाने का जो कार्य है महत्वपूर्ण चमत्कारी प्रक्रिया से करते हैं, जिसे कि हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं या जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि ओजोन परत की और अधिक क्षति से फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे इस क्षेत्र के सभी महासागरीय पशु पक्षियों का जीवन, मराइन माने महासागरीय पशु पक्षी जो होते हैं, मराइन लाइफ, महासागरीय पशु पक्षियों का जीवन और विश्व का कार्बन चक्र प्रभावित होगा। In the parable of phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. फाइटोप्लैंक्टन के जो दृष्टांत है उसका पैराबल, उसके अस्तित्व का रूपक है, वो मेन बात जो आपको समझना है ये है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान करें और बड़ी बड़ी चीज़ें स्वयं ठीक हो जाएंगी। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी यदि एक पौधा लगाएगा तो वातावरण में सहयोग वो करेगा। चलिए अब आगे वॉक ऑन द ओशियन, महासागर पर जब वो चलते हैं तो वो एहसास हम देखते हैं उनके साथ में। My Antarctic experience was full of such epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. वो कहती है, अंटार्कटिका का मेरा जो अनुभव है वो बिल्कुल दिव्य प्रकाशमान था, प्रबल भावना का क्षण था, एपिफेंसीज था वो। परंतु सर्वोत्तम तो जो सबसे बड़ा अनुभव था वो तो अंटार्कटिक वृत्त से थोड़ा नीचे 65.55 डिग्री दक्षिण में हुआ था। The Sokalsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. शेकलस्की जो जहाज का नाम है, वो जहाज उनका पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप जिसको बोलते हैं, और टैडपोल, प्रायद्वीप और टैडपोल द्वीप के बीच में एक गहरी सफ़ेद बर्फ में प्रवेश कर गया था जहाज, जो हमें और आगे बढ़ने से रोक रहा था। फंस गया था जहाज। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। तो कैप्टन ने फैसला किया कि हम मुड़कर वापस उत्तर की ओर बढ़ेंगे। बट बिफोर वी डिड, परंतु ऐसा करने से पहले, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लिम डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन। तो कैप्टन ने फैसला किया कि हम मुड़कर वापस की ओर उत्तर बढ़ेंगे, परंतु ऐसा करने से पहले हम सबको एक गैंग प्लैंक माने जो पुल होता है जहाज से जिस पे उतरते हैं तो वो पुल बना दिया जाता है, पुल से उतर करके महासागर पर चलने का आदेश कैप्टन ने दिया था। जो बर्फ की चादर थी उस पर चलने का आदेश कैप्टन ने हमें दिया था। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस किटेड आउट इन गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स। हम सभी 52 लोग थे, 52 व्यक्ति थे जो गोरटेक्स यानी एक तरह का कपड़ा होता है जो बर्फ में पहना जाता है ठंड से बचने के लिए, और बिल्कुल ही चकाचौंध से बचने वाले चश्मे ग्लेयर्स पहन करके हम मात्र सफ़ेदी पर चल रहे थे, बर्फ़ की जो चादर थी उस पर चल रहे थे। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जिसका फैलाव अनंत प्रतीत होता था। अंडरनीथ अवर फीट वाज अ मीटर थिक आइस पैक। हमारे पाँव के नीचे एक मोटी चादर कठोर बर्फ थी, आइस पैक उनके जूतों में लगे हुए थे। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और उसके नीचे 180 मीटर गहरा बिल्कुल जीवंत सांस लेता हुआ नमकीन पानी था। यानी वो लोग अब ओशियन में जो बर्फ है उस पर वॉक कर रहे थे। इन द पेरिफेरी क्रेबिएटर seals were stretching and sunning themselves on the ice floes much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. अब जो वहाँ पर जब बर्फ पर चल रहे थे वो उस पर सतह पर, तो उसकी जो बाह्य परदी थी, ऊपर की बाह्य परदी पर कैब्रिटर सीलें जो
एक तरह के मछली कह सकते हैं या जीव होते हैं कैब्रेटर सील्स। बर्फ की तैरती चादरों पर लेटी हुई थी और इस प्रकार धूप सेक रही थी, वो यानी धूप ले रही थी, मानो आवारा कुत्ते वटवृक्ष यानी बरगद का जो पेड़ होता है उसकी छाया में लेटे हों। इस तरीके से कैब्रेटर सीलें जो है वो धूप ले रही थी, पड़ी हुई थी जहां हम गुजर रहे थे। और इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिवेलेशन, ये किसी रहस्योद्घाटन से कम नहीं था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, सभी चीज़ें वास्तव में कनेक्ट थी, संबंधित हैं। आगे देखें, वो बताती हैं 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. 9 समय मंडल, 6 चौकियां, 3 जलपिंडों और कई जैव मंडल पार करने के पश्चात मैं चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के अपने ग्रह में संतुलन की सुंदरता के बारे में सोच रही थी। कैसे संतुलन बना हुआ है। ये अंटार्कटिका बिल्कुल धरती का एक अलग ही क्षेत्र लगता है, परंतु संतुलन तो बना हुआ है। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इफ वंस यूज्ड टू बी। यदि अंटार्कटिका पहले की भांति गर्म स्थान बन जाए तो क्या होगा। Will we be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths and woolly rhinos? क्या हम उसे देखने के लिए जीवित होंगे अथवा हम भी डायनासोर, विशाल हाथियों या जो राइनोस होते हैं ऊनी गैंडे, उनकी भांति खत्म हो जाएंगे। Who's to say? कौन जाने। But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what difference a day makes. परंतु किशोरों, यंग स्टूडेंट्स थे, किशोरों के दल ग्रुप के साथ 2 सप्ताह व्यतीत करने के पश्चात, जिनमें अब भी संसार को बचाने का आदर्श है, who still have the idealism to save the world, मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि 10 लाख वर्षों में बहुत कुछ हो सकता है। That a lot can happen in a million years, परंतु एक दिन भी कितना अंतर डाल सकता है। But what difference a day makes. थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक कैंपिंग इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपको इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिलेगा और भी अन्य वीडियो हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और दोस्तों को भेजें। थैंक यू।